हेलो एवरीवन, आज डेट है 30 सितंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज द हिंदू के फ्रंट पेज से निपा वायरस को लेकर के है। अभी हमने केरला में कुछ केसेस देखे और उसकी वजह से वहां पर एक बच्चे की डेथ हो गई। अब उसको लेकर के जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे है, उन्होंने कुछ सैंपल्स कलेक्शन किए, बैड सैंपल कलेक्शन, और उसमें अभी प्रेजेंट टाइम में जब उनका रिजल्ट सामने आया तो उसमें निपा वायरस एंटीबॉडीज डिटेक्ट हुई है। निपा वायरस के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स देखेंगे जो हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। निपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस वो वायरस होते हैं जो इजीली एनिमल्स टू ह्यूमंस उनका ट्रांसफर हो जाता है। सबसे पहले अगर इसके बारे में देखें तो इसका फर्स्ट ब्रोक जो है वो मलेशिया में देखा गया था और उसके बाद में सिंगापुर में, मलेशिया में 1998 में एंड सिंगापुर में 1999 में। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने, अभी हमने कल भी बहुत सारी न्यूज़ देखी कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसने, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने फायर क्रैकर्स को लेकर के इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि अगर हमने फायर क्रैकर्स पे बैन नहीं लगाया तो इसकी वजह से जो आने वाला फेस्टिवल टाइम है एंड वेडिंग सीजन है उसकी वजह से कोविड के केसेस दोबारा बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ कोविड को अगर आप मेन प्राइम फेशिया मानो, इसके साथ साथ जो पोल्यूशन लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा और उसकी वजह से जो हमारी पॉपुलेशन है उसको काफ़ी डिजीज से इफेक्ट होना पड़ता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जिन मटेरियल्स को, जिन टॉक्सिक मटेरियल्स को हमने बैन कर दिया था उनको दोबारा से फायर क्रैकर्स में यूज़ किया जा रहा है तो इसकी जाँच की जानी चाहिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक कौन कौन से डिसीजन दिए हैं फायर क्रैकर्स को बैन करने के लिए। जुलाई 2017 की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 5 केमिकल उनको बैन कर दिया था, जिसमें एंटीमोनी, लिथियम, मरकरी, आर्सेनिक एंड लीड, इनको बोल दिया था कि टॉक्सिक, ये जो हैं ये टॉक्सिक केमिकल हैं और उनका यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। बाद में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा भी इनको टॉक्सिक का लेबल दे दिया गया था, स्पेशली फायर क्रैकर्स में। अक्टूबर 2018 की बात है, सुप्रीम कोर्ट जो है उसने बैन कर दिया था यूज ऑफ फायर क्रैकर्स दैट आर लाउड एंड टॉक्सिक, मतलब ऐसे फायर क्रैकर्स जिनसे बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है और जिनमें टॉक्सिक केमिकल्स यूज्ड हैं उनको बैन कर दिया। सिर्फ ग्रीन और रिड्यूस्ड एमिशन ऐसे जो फायर क्रैकर्स हैं उनको इजीली बोला कि आप इनको यूज़ कर सकते हो। बैन फॉलोज पिटीशन फाइल्ड बाय द 2 इन्फेंट्स थ्रू देयर फादर्स फ्लैगिंग एयर पोल्यूशन। मार्च 2020 की बात है, कोर्ट ऑर्डर सीबीआई जॉइंट डायरेक्टर इन चेन्नई टू प्रोव वायलेशन ऑफ द 2018 बैन। 2018 में हमने जो बैन लगाया उसकी जांच की जाए सीबीआई डायरेक्टर के द्वारा। अब जो जस्टिस हैं जो इसकी सुनवाई कर रहे थे उन्होंने एक बात बोली है कि देखो, हर दिन सेलिब्रेशन का दिन होता है, आप ये तो नहीं बोल सकते कि वेडिंग डे है वही सेलिब्रेशन का दिन है या फेस्टिवल सीजन है वही सेलिब्रेशन का दिन है, लेकिन आपकी वजह से जो हमारे यहाँ पर जो ऐसे इनोसेंट पर्सन जिनको बहुत सारी डिजीज है लाइक अस्थमा, उनको काफ़ी परेशानी होती है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने फायर क्रैकर्स को लेकर के ये जो स्टेटमेंट है वो आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल हमने दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का स्टेटमेंट देखा था। ये सारी चीजें आप मेंस में लिख सकते हो और मेंस में कि पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए हमारी जुडिशरी किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रही है उनको लेकर के इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, हमारे प्राइम मिनिस्टर का 17 सितंबर को जन्मदिन आता है और उस दिन जो हमारी कल्चर मिनिस्ट्री है उन्होंने ऐसे मोमेंटोज जो अब तक प्राइम मिनिस्टर को मिले हुए हैं उनकी बिड स्टार्ट की थी, ताकि उनकी बिड से जो रुपए आएंगे उनको नमामि गंगे जो मिशन है उसमें लगाया जाएगा। अब इसमें क्या हुआ कि शुरुआत में जो बिड थी वो हाई लेवल पर थी, मतलब किसी भी जो मोमेंटोज है उसका जो प्राइस है वो ज़्यादा मिल रहा था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में उस बिड की जो अमाउंट है वो नीचे फॉल हुई है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, हाँ, फ्रंट पेज पर ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना, ये कांग्रेस की इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उसको रिलेटेड है। वहाँ पर जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर दोबारा से प्रेसिडेंट की इलेक्शन हो, जो गांधी परिवार है उसके खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखो बोल बच्चन किया गया है और उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको याद होना चाहिए कि क्या चल रहा है हमारी कंट्री में, क्या चल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सेकेंड पेज से। इस आर्टिकल में एक तो बताया गया है कि सीरोलॉजिकल सर्वे करवाया गया है। सीरोलॉजिकल सर्वे क्या होता है कि कुछ लोगों का जो सैंपल्स हैं वो लिए जाते हैं, उनमें एंटीबॉडीज़ की जांच की जाती है और पता किया जाता है कि भाई ये एंटीबॉडीज़ वो कोविड से अफेक्टेड हुए उसके बाद में आई या उन्होंने वैक्सीनेशन प्रोग्राम करवाया है। इससे क्या पता किया जाता है, इससे वैक्सीन की जो एफिकेसी है उसका पता लगाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ देखिए,
अभी हमने कुछ दिनों पहले एक वर्ड सुना था, राइट टू फॉरगॉटन। राइट टू फॉरगॉटन मतलब ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर केस चल रहा है, केस चला और केस के बाद में उसका निपटारा हो गया, रिजल्ट आ गया, लेकिन गूगल पे जब उस पर्सन का नाम सर्च करते हैं तो उसी केस से रिलेटेड उसका नाम आता है। तो उसको लेकर के पिटीशन फाइल की गई है हाई कोर्ट में कि राइट टू जो फॉरगॉटन है, इसके तहत गूगल, सेंट्रल और जो पिटीशन जिन्होंने फाइल की उसको कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है और उनकी सुनवाई करने के बाद में जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो उस पर डिसीजन लेगा कि क्या होना चाहिए। 2015 के लगभग एक केस चला था और 2018 में ये जो केस रजिस्टर्ड हुआ था उसमें उस रिजल्ट भी सामने आ गया, लेकिन अभी तक जिनके ऊपर केस चला था उनका नाम अभी तक गूगल पर मौजूद है। तरुण राणा एक एडवोकेट है, उन्होंने पिटीशन फाइल की है कि मिस्टर सिंह का नेम जब उन्होंने गूगल पर सर्च किया तो वो वाला वेब पेज जो उस समय जो ऑर्डर से रिलेटेड उसका नाम है वो डायरेक्टली लिंक खुल गया। इसकी वजह से उनके केस का निपटारा हो गया, रिजल्ट आ गया, लेकिन उनका नाम जो है उसको खराब होता है। इसी को लेकर के बोला गया है कि राइट टू जो फॉरगॉटन है, राइट टू बी फॉरगॉटन। तो कोर्ट ने ये भी बोला है कि मान लो आपने कहीं पर फ्रॉड कर दिया, फ्रॉड करने के बाद में आप बोलो कि अब रिजल्ट आ गया, अब उसको हटा दिया जाए, तो ये ऐसे केसेज जो है ना, इनमें डिफरेंशिएट किया जाएगा कि किन केसेज को हटाया जाना है, किन केसेज को नहीं हटाया जाना है। ओके, तो अब गूगल को और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको उन्होंने ऑर्डर दिया है और अब उनकी तरफ से क्या क्या आंसर आता है उसके आधार पर ये सब कुछ देखा जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज पेज नंबर 3 से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आर्टिकल है ये दीपा मलिक है। आपको पता होगा 2016 जो रियो में पैरा ओलंपिक गेम हुए थे उसमें मेडल लेकर के आए थे। ओके, अभी प्रेजेंट टाइम में हमारी जो इंडिया की पैरा ओलंपिक कमेटी है उसके प्रेसिडेंट हैं। इनको लेकर के पूछा गया, पैरा ओलंपिक्स को लेकर के इनसे पूछा गया तो इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात तो एक ये बोली कि देखो हमारे इंडिया में आप रियो में 4 मेडल हम लेकर के आए थे और प्रेजेंट टाइम में टोक्यो पैरा ओलंपिक्स हुई है जिसमें इंडिया 19 मेडल लेकर के आया है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि अगर कोविड की ये सिचुएशन नहीं होती ना तो हमारे जो मेडल्स की जो नंबर्स हैं वो 30 से अबोव होती। मतलब हमारे इंडिया में ग्राउंड लेवल पर वर्क किया गया है और उसी का रिजल्ट रहा कि पैरा ओलंपिक गेम में हमारे इंडिया में जो मेडल्स की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। जब उनसे पूछा गया कि क्या इम्प्लीमेंट किया गया है तो उन्होंने बोला कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो है उसके आधार पे 17 करोड़ सैंक्शन किए गए थे एथलीट्स को प्रिपरेशन के लिए। हालांकि इससे ज़्यादा पैसा लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बोला कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम के तहत भी पैसा खर्च कर रही हैं। व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? 2013 में कंपनीज एक्ट आया था, उस कंपनीज एक्ट का एक क्लोज है 135। उसके तहत ये बोला जाता है कि कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका 1000 करोड़ टर्नओवर हो एनुअल, इसके अलावा नेट वर्थ उसकी हो 500 करोड़ और उसका प्रॉफिट हो 5 करोड़, तो क्या किया जाता है, ऐसी कंपनी को पहले अलग किया जाता है। फिर उसके 3 साल में देखा जाता है कि उसका प्रॉफिट कितना है। 3 साल में रेगुलर 3 साल तक उसका प्रॉफिट 5 करोड़ रहना चाहिए, नेट प्रॉफिट। उसके बाद में उसकी कंपनी का जो प्रॉफिट है उस नेट प्रॉफिट में से 2% जो है वो कंपनी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लगाना होता है। मतलब सोसाइटी में कुछ अपग्रेड करने के लिए, कुछ डेवलपमेंट करने के लिए उस पैसे को लगाना पड़ता है। ये होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उन्होंने बोला, जो दीपा मलिक है उन्होंने बोला कि इस स्कीम के तहत भी हमारे यहाँ पर खूब पैसा आया है और उसको लगाया गया है। ओके, तो यहाँ पर पैरा ओलंपिक्स गेम की हमने बात की, 19 मेडल्स हम लेकर के आए हैं। ओके, जिसमें 5 तो गोल्ड मेडल हैं और अगर और ज़्यादा सिचुएशन जो है वो इंक्रीज हुई तो हम और ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। उन्होंने बोला कि रियो में जो हमारी रैंक थी वो 43rd रैंक थी, लेकिन टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में हमने 9 मेडल के साथ में 24 रैंक पे हम आ गए हैं। रियो में हमने सिर्फ 4 मेडल हासिल किए थे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। गेम से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिनमें गेम से, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 4 से। यहाँ देखिए, यूपी के जो सीएम हैं उन्होंने दादरी में एक यहाँ पर स्टेचू को इनॉग्रेशन किया है। मिहिर भोज, ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के 9th सेंचुरी के राजा थे, रूरल थे। इनको लेकर के राजपूत और जो गुर्जर समाज है उनके बीच में क्लैश बना हुआ है। गुर्जर बोलते हैं हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, राजपूत बोलते हैं हमारी कम्युनिटी के लोग हैं। अगर इक्वली हम देखें, ओपनली हम देखें तो देखो, हमारे इंडिया के एक अच्छे रूलर रहे, उन्होंने इंडिया को बहुत अच्छी
हाइट्स पर पहुंचाया। तो इसको लेकर के इसको आप कम्युनिटी बेस्ड या फिर कास्ट बेस्ड ना करके सिर्फ और सिर्फ हमारा जो हिस्ट्री है उसको मान करके सभी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो इनका क्या करें, रिस्पेक्ट करें। ये तो ओपनली क्लियरली बात है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हम थोड़ा सा मिहिर भोज के बारे में बेसिक फैक्ट्स देखेंगे। देखो, ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के राजा थे और 9th सेंचुरी में इन्होंने गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के तहत में ये रूलर थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने अपना एम्पायर को मुल्तान टू बंगाल एंड कश्मीर टू नर्दर्न महाराष्ट्र तक अपना एम्पायर को एक्सटेंड किया था। इनकी कैपिटल कन्नौज थी और ये विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए उन्होंने अपने आप को कुछ टाइटल दिए थे, जैसे वरा एंड प्रभास। वरा एंड प्रभास अपने आप को कुछ टाइटल इन्होंने दे रखे थे। सबसे अगर इंपॉर्टेंट बात करें कि इनके अचीवमेंट्स के बारे में कहाँ बताया है, तो ग्वालियर प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन है उसमें इसके बारे में बताया गया है, मिहिर भोज के बारे में। इसके अलावा एक देखो, अरब ट्रेवलर आए थे सुलेमान, उनके ट्रेवलॉग है उसमें भी इनके बारे में बताया गया है मिहिर भोज के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आजकल वैसे भी यूपीएससी जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और कल्चर के ऊपर तो स्पेसिफिकली। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, एडिटोरियल पेज से हम एक एडिटोरियल आज देखेंगे। यहाँ पर ये जो आर्टिकल है वो ये देखिए, अभी हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अनाउंस किया। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि हमारे जो भी पर्सन्स हैं, जो भी पॉपुलेशन है, उनके सारे डाटा एक जगह सेव किए जाएंगे। मतलब कोई पर्सन ने कब कौन सी डिजीज हुई, किस डॉक्टर के पास विजिट की, कौन कौन सी उनको दवाई लिखी गई, ये सब कुछ एक जगह रखा जाएगा। 14 डिजिट का उनको एक यूनिक आईडी दिया जाएगा, एक नंबर ट्रांसफर किया जाएगा। 14 डिजिट हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर ये उनको दिया जाएगा सिटीजन को। एवरी सिटीजन को उनकी हेल्थ जो हिस्ट्री है, मेडिकल जो हिस्ट्री है, उसको एक जगह सेव किया जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, इसमें सब कुछ सही है, बहुत अच्छी बात है। सभी लोगों का बहुत लोग क्या होता है कि किसी की मेडिकल हिस्ट्री अगर लॉन्ग हो जाती है तो उसके वो भूलने लग जाता है, पर्सन भूलने लग जाता है कि कब कौन से डॉक्टर के पास में विजिट की थी और उस डॉक्टर ने उसको क्या बीमारी बताई थी। लेकिन जब सब कुछ एक जगह सेव होएगा, एक जगह सारे डाटा रखे जाएंगे, तो जब भी वो किसी नए डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर के पास में सब कुछ क्लियर होगा कि किस किस डॉक्टर के पास विजिट की, कौन कौन सी दवाइयाँ लिखी गई। मेजर प्रॉब्लम है इसमें प्राइवेसी को लेकर के, ये जो डाटा है इनका गलत यूज हो सकता है। तो इस तरीके के जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल ऑफ द इकोसिस्टम इज राइट, मतलब राइट होना चाहिए। जो इकोसिस्टम है, जो फाउंडेशन है इस तरीके की मिशन का, मतलब जो प्राइवेसी है उसके ऊपर मेजर फोकस किया जाना चाहिए। जो डाटा है वो लीक नहीं होने चाहिए, नहीं तो बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज, बहुत सारी मेडिकल जो कंपनीज हैं वो इनका गलत यूज कर सकती हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज पेज नंबर 8 से, इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो हमारे यहाँ पर मिड डे मील स्कीम चलता है। सेंट्रल ने जो 26 साल पुरानी नेशनल मिड डे मील स्कीम है उसके तहत क्या किया जाएगा कि 11.8 करोड़ गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स को क्लास 1 से 8 तक इसमें खाना दिया जाता था। ओके, अब इसको कुछ चेंज कर दिया गया है। विद द कैबिनेट अप्रूविंग ए प्रपोजल टू रीनेम, इसका रीनेम कर दिया गया है पीएम पोषण, पोषण शक्ति निर्माण स्कीम ऑन वेडनेसडे, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें डिसाइड किया गया था कि जो छोटे बच्चे हैं, बाल वाटिका वाले बच्चे हैं, प्री प्राइमरी स्कूल वाले बच्चे हैं, उनको ब्रेकफास्ट भी दिया जाना चाहिए। हालांकि अभी तक इसके ऊपर कुछ भी डिस्कशन नहीं हुआ है, लेकिन इसमें यह शामिल कर दिया गया है कि प्री प्राइमरी सेक्शन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल के जो बाल वाटिका वाले बच्चे हैं 24 लाख बच्चे, उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, उनको भी खाना दिया जाएगा। लेकिन अभी ब्रेकफास्ट के ऊपर कुछ भी डिस्कशन नहीं हुआ है। देखो कोविड की वजह से हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेज बढ़े हैं, माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, तो हमें ये तो देखो फोकस करने की आवश्यकता है। इसको लेकर के अभी एक आर्टिकल भी आया है। यूनिसेफ के जो हेड हैं, यहाँ देखिए अर्जन देव वाग्ट, इन्होंने अपने इंटरव्यू में एक बात बोली कि जिस तरीके से कोविड से निपटना इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसी चीज़ को ध्यान में रख करके हमारे यहाँ पर जिस तरीके से माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है कोविड की वजह से, तो उसके लिए भी निपटना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम दोनों को इक्वली लेकर के चलेंगे तभी हमारे लिए आने वाले समय में परेशानी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट टाइम में सिर्फ कोविड पर फोकस किया जा रहा है और बाद में जो माल न्यूट्रिशन है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि हमारा जो बच्चे हैं वो एक तरीके से गलत वे में, मतलब उनका जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, जब उनका डेवलपमेंट प्रॉपर वे में नहीं होगा तो हमारा आने वाला जो यूथ है वो इससे इफेक्टेड होगा। जो बच्चा इस दौड़ में अभी पिछड़ जाएगा वो आने वाले समय में
बहुत ज़्यादा उसको इफेक्ट होगा। मतलब ये जो माल न्यूट्रिशन है, वेस्टिंग है, स्टंटिंग है, जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो कि जो ओबेसिटी जो है, ओवरवेट ओबेसिटी जो है वो भी एक इमर्जिंग प्रॉब्लम के रूप में सामने आई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉरेन पेज से है, पेज नंबर 12 से। यहाँ पर देखिए जापान में नए पीएम बन गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, ट्यूनीशिया जो देश है वहाँ पर पहली फर्स्ट वीमेन पीएम बनी है, नजला बाउडेन इनका नाम है। और देखो ये इम्पोर्टेंट है, धीरे धीरे अभी हमने देखा था कि जो आइसलैंड जो कंट्री है, यूरोपियन आइसलैंड कंट्री है, वहाँ पर पार्लियामेंट में मोर देन 50% जो है वो महिलाएं हैं। ये चीज़ें जो हमें हैं वो विमेन एम्पावरमेंट के बेस्ट एग्जाम्पल सेट करती हैं। आपका क्वेश्चन ये है कि जो ट्यूनीशिया जो कंट्री है उसकी लोकेशन कहाँ है, वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।